हेलो नमस्कार, मैं अनिल सक्सेना कक्षा 11 के सिलेबस में डे 20 में हम और डे 19 में हमने पिछला जो टॉपिक किया था वो था अवकलन। चैप्टर संख्या 3 कर रहे हैं। चैप्टर संख्या 3 में आगे के जो टॉपिक पढ़ने हैं उसके अंदर गति के नियम गति की समीकरणें पढ़नी है और उनका सत्यापन पढ़ना है, वो कैसे सिद्ध किया जाता है। उसके लिए हमें दोनों ही मैथ्स पढ़नी है, ये अवकलन और समाकलन। जैसा मैंने कल बताया था कि ये 11th-12th में मैथ्स में तो आती है, लेकिन बायो में इनका यूज नहीं है। लेकिन फिजिक्स जो है वो पूरी की पूरी अवकलन समाकलन पर बेस्ड है, हर जगह में इनकी आवश्यकता रहती है, तो ये सीखना जरूरी है। पिछली क्लास में जिन्होंने नहीं देखा वो पिछली क्लास देखें, डे 19 में अवकलन के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम बात करें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी इसी तरह की एक मैथ्स है, समाकलन कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं इसे, समाकलन गणित। इंटीग्रेशन, इसके बारे में बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे की जो टॉपिक है वो इसी से होंगे। हम पढ़ेंगे समाकलन विधि से गति की समीकरणें व्युत्पन्न करना, और 11वीं एनुअल एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है, हाफ ईयरली में इनमें से जरूर आता है और बाद में भी ये बहुत काम आते हैं। तो समाकलन विधि बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखो, सबसे पहली बात, समाकलन का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। सिंपल वे में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, टोटल करना। कोई बहुत बड़ी वैल्यूज दे रखी है, टुकड़ों में दे रखा है, उनको बहुत बड़े पार्ट को अगर ऐड करना है तो उसके लिए समाकलन विधि का यूज किया जाता है, जिससे कम कैलकुलेशन के द्वारा भी टोटल मान प्राप्त किया जा सकता है। तो ये भी वैसे ही फॉर्मूले पर आधारित है। सिंपल मतलब इसका क्या है, योग करना, टोटल करना ही समाकलन होता है, सामान्य हम ये समझ सकते हैं। तो अब टोटल जो करना है वो किस फॉर्म में टोटल कर रहे हैं। जैसे अपने को ये दे दिया कि कोई वैल्यू है y = x²। अब x की वैल्यू 1 से लेकर और आपको 100 तक रखनी है और फिर उनका टोटल करना है। तो हमने क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो फिर ये क्या हो जाएगा, बहुत टेक्निकल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करें, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं, और उस वहां हमने जो फॉर्मूला x² है तो उसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत से फॉर्मूले हैं जैसे अवकलन में यूज होते हैं वैसे यहाँ यूज होते हैं। दूसरी बात, समाकलन और अवकलन एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस है। अवकलन के जो फॉर्मूलेज आएंगे समाकलन के उसके अपोजिट आएंगे। जैसे sin x का अवकलन हमने लिखा था cos x होता है, तो cos x का समाकलन sin x होगा, उल्टा हो गया। अब इसमें भी फॉर्मूलेज काफी हैं, लेकिन अपने जो 11th में यूज हो गए वो एक ही फॉर्मूला ज्यादा यूज होगा जो हमने अवकलन में किया, हम उसी की बात करेंगे। अवकलन में जो हमने लिया था x की पावर n का अवकलन लिया था nx की पावर n-1, यानी पावर जो वो मल्टीप्लाई में आती है और पावर एक कम हो जाती है। यहाँ समाकलन को देखो शो करने का तरीका ये है, किस तरह से शो किया जाता है, ये समाकलन का सिंबल है, x की पावर n है इंटू dx, ये समाकलन लिखने का तरीका है। अवकलन में कैसे लिखते हैं, d/dx, इसका मतलब कोई भी राशि जिसे y है तो y में चेंज किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, y में x के सापेक्ष परिवर्तन, वो क्या कहलाता है, अवकलन। यहाँ मल्टीप्लाई में वैल्यूज दी जाती है, इस फॉर्म में इसको शो किया जाता है x की पावर n dx। t की फॉर्म में तो वो dt आ जाएगा, यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं t की पावर n dt, y की पावर n dy, z की पावर n dz, v की पावर n dv, ऐसे दिए जा सकते हैं। फॉर्मूले बहुत है इसके अंदर, लेकिन हम एक फॉर्मूले की बात अभी करेंगे क्योंकि यही हमें ज्यादा यूज करते हैं। 12th में 2-3 फॉर्मूले और यूज होंगे, तो जब यूज किए जाएंगे तब हम उनकी बात करेंगे। समाकलन, इसका जो समाकलन है वो आएगा x की पावर n+1/n+1। तो ये डिफरेंशिएशन का अपोजिट है इंटीग्रेशन। उसमें क्या लेते हैं, पावर जो आगे गुणा में आती है, इसमें देखो पावर क्या आ रही है, भाग में आ रही है। उसमें -1 होता है, इसमें क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, तो ये क्या हो गया, अपोजिट। ये फॉर्मूला है इसमें। अब इसका अप्लाई कैसे करना है, फिजिक्स में समाकलन का कैसे यूज करना है, नॉर्मली हम इस चैप्टर बेस्ड बात कर रहे हैं, और आगे भी जहां जरूरत पड़ेगी थर्मोडायनामिक्स ऊष्मागतिकी हम पढ़ेंगे सेकंड बुक में, वहां भी फॉर्मूला काम आएगा। एक और आएगा log x का, बाकी ये फॉर्मूले काम आएंगे 1/x का। तो यहाँ समाकलन जो है वो 2 तरह का होता है, एक बात और 2 प्रकार का होता है। एक होता है अनिश्चित समाकलन,
इनडेफिनेट इंटीग्रल, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल। क्या? निश्चित समाकलन। अब देखो दोनों में क्या अंतर है, निश्चित और अनिश्चित। हमने अवकलन में बात करी थी कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका अवकलन 0 होता है, क्योंकि अवकलन का मतलब होता है परिवर्तन की दर। तो कांस्टेंट का कोई निश्चित राशि 5 है, अभी कहते हैं d/dt 5 का अवकलन करना है, तो इसका अवकलन क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि d/dt का मतलब है चेंज इन 5 विद रेस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ 5 में क्या परिवर्तन होगा? तो समय के साथ 5 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 5 बाद में भी 5 ही रहेगा, 2 दिन बाद भी 5 ही रहेगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, इसलिए इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। तो ये इसके अपोजिट है इंटीग्रेशन। तो अगर कोई कांस्टेंट लिखा हो तो उसका अवकलन क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब समाकलन में कोई भी कांस्टेंट साथ में आ सकता है, अचर जो है वो साथ में आ सकता है। जैसे सामान्य ये लिखा है, तो ये फॉर्मूला वैसे मैंने गलत लिखा है कि इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये अनिश्चित समाकलन में आता है, और इसके साथ प्लस में क्या लगेगा? सी लगेगा। हमने क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमने निश्चित समाकलन यूज करेंगे। अभी थोड़ा और बात करते हैं क्या होता है निश्चित अनिश्चित। देखो अनिश्चित समाकलन में क्या होता है, यहाँ लिमिट नहीं लगी होती, यहाँ लिमिट नहीं, इसके नीचे और ऊपर कुछ वैल्यू लिखी होती है, उनको सीमाएं कहते हैं। इसको कहते हैं निम्न सीमा, यहाँ लिखते हैं, इसको कहते हैं ऊपरी सीमा। जैसे मान लो A से B तक है, तो ये यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ऐसी स्थिति में इसका जो मान है वो क्या आएगा? x की पावर n dx है, तो इसका मान आएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस में c। जब हमें नहीं पता तो हम यहाँ c लिख सकते हैं, c का मतलब कोई भी नियतांक यहाँ हो सकता है। निश्चित समाकलन का मतलब है उसकी वैल्यू निश्चित है, हमें पता है कि कहां से कहां तक हमें जोड़ना है। इसमें नहीं पता कि मान तो ये है, लेकिन कहां से शुरू करना है जोड़ना, भी x का मान कहां से शुरू करना है। अगर हमें दे दिया x का मान 5 से शुरू करके 10 तक जाना है, तो हम पहले x की जगह 10 रखेंगे, फिर माइनस, फिर x की जगह 5 रख देंगे। आगे ना समझे? तो यहाँ इसी तरह से यहाँ पर भी अगर आपको लिमिट दे रखी है तो फिर निश्चित हो गया मान कि कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, तब प्लस में c नहीं लेना है। तो यहाँ ऐसे में क्या होगा? ऐसे में लिमिट दे दी जाएगी a से b, x की पावर n का dx समाकलन होगा x की पावर n+1 अपॉन n+1। ऐसे में क्या किया जाता है? ऐसे में लिमिट लगा दी जाती है a से b, जो भी दी गई है, हमने तो एज्यूम कर लिया, मान लिया कि a से b जो भी दी गई है वो लिमिट लगा दी जाती है, और फिर समाकलन होने के बाद समाकलन का सिंबल और dx ये सब हट जाएगा। यानी फॉर्मूला में लगा दिया, जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर थोड़े लिखते हैं बाद में तो जो लग गया सोल्व हो गया वही चलेगा। तो ये सोल्व हो चुका है, फिर इसका यूज नहीं करना बाद में, फिर समाकलन होगा a से b। तो ये होता है निश्चित समाकलन। तो सिंपल ये कह सकते हैं कि जिसमें लिमिट नहीं दी हो, जिसमें लिमिट कहते हैं इनको, सीमाएं नहीं हो, वो तो कैसे होते हैं? अनिश्चित समाकलन। और जिसमें सीमाएं हो, जिसमें लिमिट्स हो, इसका कैसे यूज करेंगे वो भी हम बात करेंगे। क्वेश्चन जब करेंगे तब सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फिर भी बेसिक बात लिखने के लिए आप इस फॉर्म में लिख लेंगे तो पर्टिकुलर पता रहेगा कि हम किस तरीके से किस वैल्यूज को कैसे सोल्व कर रहे हैं। अब इसकी क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें ज्यादातर जो यूज करना है वो हमारे पास निश्चित समाकलन आएगा। गति की समीकरणों में हम इनको बहुत ज्यादा डिटेल से यूज करेंगे, अपने आप याद हो जाएंगी सारी चीजें, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं कि अपने पास है x की पावर 3 dx। अगर इसका समाकलन आपको करना है, लिख दिया कि का समाकलन कीजिए। फिजिक्स में ऐसा नहीं आएगा क्वेश्चन, फिजिक्स में तो हमें इसको अप्लाई करना है, डायरेक्ट अप्लाई करना है। तो क्या आएगा? x की पावर 3 dx का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा? x की पावर n+1। n का मान कितना है? यहाँ जो ऊपर संख्या लिखी है वो n का मान है, जिसके सापेक्ष किया जा रहा है उसको d के साथ लिखना है। x के सापेक्ष है तो d के साथ लिखा dx। इसका मतलब x वाले वैल्यूज में क्या करना है, उसके अलावा कुछ आए तो वो कांस्टेंट है। जैसे मान लो यहाँ 2 गुणा में आ रहा था, तो 2 को गुणांक है, उसको चाहे अंदर लिख लो चाहे बाहर लिख लो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी बात करें हम 3+1, भाग में भी 3+1, सीधा ये भी ध्यान रख सकते हो
कि पावर 1 बढ़ा देनी है और वही वैल्यू भाग में लिखनी है। जो पावर आ रही है उसमें प्लस 1 कर दो और वो डिवाइड कर देगा। लेकिन प्लस 1 अब देखो इसमें लिमिट नहीं लगी, तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग चले तो यहाँ प्लस में अपने सी लगाएंगे। हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं पर भी, हमें जहां पर भी होंगे हमें लिमिट्स लेनी पड़ेगी, हमें भी नहीं दी जाएगी, लेकिन हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक के अनुसार हमें मिल जाएगी। जैसे मान लो कोई हम यूं कहेंगे कोई गाड़ी गति करना प्रारंभ करती है, तो गाड़ी रुकी हुई है, तो t बराबर 0, जब समय t बराबर 0 है तो उसका विस्थापन कितना है 0 है, अभी चलना शुरू नहीं किया। 10 मिनट के बाद में समय बढ़ गया, t हो गया तो उसने 10 मिनट में कोई दूरी तय कर ली, तो दूरी जो बढ़ गई 0 से x हो गई, तो लिमिट हो गई 0 से x हो गई। t के सापेक्ष देखें तो 0 से t हो गई, तो उस फॉर्म में हमें सूत्र मिल जाएगा, तो वहां हमारे पास वैल्यूज होंगी। तो यहां से इसका रिजल्ट देखें तो क्या आ गया, x की पावर 4/4 प्लस c। ठीक है, ये हमने समझने के लिए हमें ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें जो जरूरत पड़ेगी वो कैसी पड़ेगी, जैसे ये दिया जाएगा x की पावर 4 dx और अपने को दे दिया कि 1 से 3 है इसका मान, इसको स्क्वायर मान लेते हैं। इसका समाकलन करना आपको, अगर ऐसे लिखा है तो ये समाकलन है, ये मल्टीप्लाई में है तो समाकलन है। अवकलन में क्या होगा, d/d में भाग में इस फॉर्म में वैल्यूज होगी आपके पास, जैसे वेग की परिभाषा dx/dt, तो ये वेग की परिभाषा dx/dt, तो इसका मतलब विस्थापन का अवकलन है, x का अवकलन, चेंज परिवर्तन, यहां पर अपने को dx मल्टीप्लाई करनी है। तो ये कोई जरूरी है dx की कोई भी वैल्यू हो सकती है, जो वैल्यू है उसके सापेक्ष हमें करना है। तो यहां से सूत्र लगाएंगे, लगा दें तो डायरेक्ट x की पावर 3 हो जाएगा और भाग में भी 3 आएगा। लिमिट कहां, 1 से लेकर 3 तक। क्लियर। अब आपको क्या करना है, लिमिट रखनी है, पहले रखनी है अपर लिमिट, ऊपर की लिमिट है वो रखनी है। कहां रखनी है, जिसके सापेक्ष आपने समाकलन किया है उसकी जगह x के सापेक्ष किया है तो x की जगह पहले 3 रखेंगे, फिर माइनस, फिर x की जगह नीचे की लिमिट कितनी है 1, तो फिर x की जगह 1 रखेंगे, फिर उसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1/3 को आप बाहर भी रख सकते हो और अंदर भी रख सकते हो। कांस्टेंट की हमने बात कर ली, कांस्टेंट की कोई दिक्कत नहीं है, वो एज इट इज 1/3 तो 1/3 ही रहेगा। मान किसकी जगह रखना है, x की जगह, तो x की जगह क्या रखेंगे, 3 रखोगे, तो 3 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, तो वैल्यू आ गई 1/3, 3 की पावर 3 करेंगे, 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 3 27 माइनस 1, तो वैल्यू आ गई 28 हो गई, सॉरी 26, 26 में 3 का भाग देते, ये इसका फाइनल आंसर होगा। इस तरह से हमें इसको सोल्व करना है। जैसे अब आपको 2-3 योग में दे दे, टुकड़ों में दे दे, तो क्या करना है, जैसे आपको ये दे दिया कि आपको करना है 0 से t तक, 0 से t करना इंटीग्रेशन, और आपको वैल्यू दे दी t² प्लस 2t प्लस t, बस ये दे दिया और गुणा में लिख दिया dt। तो ऐसे में वही सिंपल नियम लगाना है कि ब्रैकेट में अगर कोई वैल्यू है बाहर गुणा में है तो हम क्या करते हैं, बाहर वाली वैल्यू का अंदर सभी से गुणा कर देते हैं। और समाकलन है तो समाकलन को सभी को अलग अलग कर सकते हैं ऐसे में। जैसे इसको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 0 से t, इसको अलग कर दो, t² dt मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 0 से t, दूसरे स्टेप को अलग कर दो, 2t dt प्लस 0 से t dt, ठीक है, प्लस मान लो 1 और दे दिया तो प्लस 1 dt 0 से t। तो अब क्या करो, सबका समाकलन कर दो। ये फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के भी इसके अंदर है, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक, फिर उनके स्क्वायर के भी हैं, सबके अलग अलग फॉर्मूले हैं, लॉग के भी हैं, सबके अलग अलग हैं, लेकिन हमें यूज नहीं करने क्योंकि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए बेवजह हम उसके अंदर नहीं घुसेंगे। हमें जरूरत इसकी पड़ेगी, आप ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको याद रखोगे तो पूरी 11वीं क्लास में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जहां समाकलन आएगा और जो हमसे नहीं होगा, टोटल सोल्व हो जाएगा। अवकलन में भी ये याद रखना है, अवकलन में ध्यान रखना है कि एक इस फॉर्म में वैल्यू मिलेगी d/dt डिवाइडेड, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को मैंने t की फॉर्म में दे दिया तो t की फॉर्म में हल कर लेंगे, y की फॉर्म में दे दिया तो y की फॉर्म में हल कर लेंगे। अब यहां से इसका मान क्या आएगा, t³ बटे
3 0 से 3 प्लस हो गया सोल्व। ये पावर 2 है, 1 बढ़ा दो n+1 अपॉन n+1, जो बढ़ाया है वो भाग में आएगा। फिर 2 ऐसा कैसा, 2 को देखो आप बाहर लिखो चाहे अंदर लिखो, कांस्टेंट ऐसा कोई काम नहीं है। t की पावर कितनी है यहाँ 1 है, तो 1+1 कितनी हो जाएगी 2, डिवाइड में भी क्या आएगा 2, तो ये आ जाएगा t² अपॉन 2, कहां से कहां तक 0 से t तक, प्लस इसमें देखें तो यहाँ t की पावर कितनी है 1 है, किसी की पावर नहीं लगी तो इसका मतलब उसकी पावर कितनी है 1 है, तो क्या आ जाएगा t की पावर 2/2, कहां से कहां तक 0 से t तक, प्लस अब देखो इसमें 1 है, 1 का मतलब क्या है, 1 का इंटीग्रेशन समाकलन अगर वहां t के सापेक्ष करना और t नहीं है, इसका मतलब किसका करना है 1 का करना है। 1 का इंटीग्रेशन वही होगा जिसके सापेक्ष कर रहे हैं, किसके सापेक्ष t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा t आएगा, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। रियल में क्या है यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब t की पावर कितनी है, t की पावर 0 है, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं t की पावर 0। अब सूत्र लगाएं इसके अंदर, t की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, ये फॉर्मूला, n का मान 0 है, 0 में जोड़ दिया, बाद में 0 में जोड़ दिया, तो क्या हो गया t की पावर 1 अपॉन 1, तो 1 का भाग करेंगे तो वही मान आएगा t की पावर 1 लिख दो चाहे t लिख दो, आगे ना t, तो सीधा ये ध्यान रख लो, अगर बाहर नहीं लिखा हुआ है t के सापेक्ष कर रहे हैं t नहीं है, x के सापेक्ष कर रहे हैं x नहीं है, तो इसका मतलब उसकी पावर कितनी है 0 है, तो उसकी पावर 1 हो जाएगी, इसका मतलब जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वही वैल्यू वहां आ जाएगी। तो यहाँ क्या इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ कुछ नहीं लिखा होता 1 था, इसका मतलब इसका समाकलन क्या हो जाएगा t हो जाएगा 0 से t। अब आपको क्या करना है, लिमिट रखनी है, पहले अपर लिमिट फिर माइनस फिर लोअर लिमिट, संख्याओं का कोई काम नहीं है, दिक्कत करे तो ब्रैकेट से पहले बाहर निकाल लो रखते समय, किसकी जगह रख दो, किसकी जगह जो वैल्यू उसकी जगह मान रख दो, तो यहाँ से जैसे 1/3 को निकाल लो बाहर। अब देखो क्या करना है, किसकी जगह रखना है t की जगह, क्या रखना है t रखना है, तो t तो है ही, t की जगह t रख दिया, वही आ गया, तो क्या आ गया t की पावर 3 माइनस t की जगह क्या रखोगे 0 की पावर 3, 0 की पावर कितनी भी हो क्या रहता है 0 ही रहता है, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो, 2-4 बार करोगे तो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि अपने को इतना सोचना नहीं पड़ेगा। फिर आती है बात, इसका 2 बाहर निकालेंगे तो 2 से 2 कट गया 2, और ये भाग वाला 2 निकाल लो, क्या है t की जगह t रखेंगे तो t² माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1/2, फिर t² माइनस 0 का स्क्वायर, फिर प्लस t की जगह t रखेंगे माइनस 0, हल कर लो, ये आ गया 1/3 t की पावर 3, 2 से 2 कट गया, क्या है t², इसमें प्लस 1/2 t² प्लस t, ये इसका उत्तर है। और सोल्व करना चाहो तो क्या कैसे करें, देखो ये भी t² है, ये भी t² है, t² में t² तो जोड़ सकता है, t³ में t² नहीं जोड़ सकता, उसको तो कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ से t² एक t² है, ये आधा t² है, कितने हो गए 1 और आधा 1.5 हो गए ना, 1.5 को क्या लिख सकते हैं 3/2, तो यहाँ लिख देता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप 1/3 t³ प्लस 3/2 t² प्लस t, और लिखना चाहे तो यहाँ तक छोड़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, और लिखना चाहे तो सब में से क्या कॉमन आ रहा है t कॉमन आ रहा है, t को निकाल लो बाहर, क्या बचा 1/3, यहाँ t की पावर 3 थी 2 बच गई, प्लस 3/2 t की पावर 2 थी 1 बच गई, 1 थी तो वो निकल गया बाहर, क्या बचा 1 बचा, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो जैसे हमें सोल्व करने की नौबत आएगी वैसे हम इसको सोल्व कर लेंगे। ये है समाकलन, इस तरह से आप खुद भी क्वेश्चन बना के थोड़े करके देख सकते हो। भाई लिमिट आप कुछ ही मान लो, जैसे मैंने 0 से t मान ली, तुम जरूरी थोड़े 0 से t मानो, तुम t1 से t2 मान लो, तो यहाँ से क्या आ गया t2 की क्यूब माइनस t1 की क्यूब, ऐसे आ जाए, तो जैसी भी वैल्यू होगी उसी के अनुसार हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो ये इंटीग्रेशन अगर आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी, यानी फिजिक्स समझने के लिए सबसे बेसिक कंसेप्ट है। चाहे ज्यादातर तो क्या करते हैं सब लोग, हम लोग भी समझाते समय कि जब 11th का सिलेबस शुरू करते हैं तो सबसे पहले अवकलन समाकलन गणित ही पढ़ाते हैं 3-4 दिन, ताकि
इसमें जब हाथ बैठ जाएगा तो आगे जहां भी आएगी फिर बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। जब अब हम पढ़ेंगे तो हम डिस्कस नहीं करेंगे भाई समाकलन ये होता है, इसका सूत्र ऐसे होता है, ऐसे लगाते हैं, ऐसे लिमिट रखते हैं। हम सीधी बात करेंगे भाई ये टी स्क्वायर आ गया, dt आ गया, तो टी क्यूब अपॉन 3 हो गया और लिमिट जो भी दे रखी है वो रख दो। वो सारी टॉपिक पे डिपेंड करेंगी। जब हम पढ़ेंगे इनके बारे में, गति के समीकरणों के बारे में, तब हम बात करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लिमिट आ कहां से रही। लिमिट भी हम सीखनी पड़ेगी हमें कि कैसे ली जाती है, कैसी सिचुएशन है, उसके अनुसार लिमिट ले सकते हैं। तो आप इसको पढ़ लें, इसी तरह से रिवाइज कर लें, नहीं लिख पाए तो स्क्रीनशॉट ले लें और फिर बाद में बैठ के आराम से लिख लें, इसको रिवीजन करें। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे गतिज समीकरणों की और उसमें समाकलन विधि से ही सोल्व करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज कर लो। थैंक यू।